अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर व आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। कि किसी भी कंपाउंड को जब आप सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल फार्मूला। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल फार्मूला। ठीक है, मतलब एक किस्म की एब्रीविएशन होती है जो आप यूज़ करते हो किसी भी कंपाउंड की जगह। ठीक है ना, किसी भी कंपाउंड के फुल नेम की जगह जो एब्रीविएशन यूज़ की जाती है सिंबल्स की मदद से। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ आपकी आसानी के लिए कि आप क्या यूज़ करते हो, एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करते हो आप। किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो, एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करते हो। किसकी जगह इस्तेमाल करते हो, फुल नेम ऑफ कंपाउंड की जगह इस्तेमाल करते हो। किसी भी कंपाउंड के फुल नेम की जगह, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है उसका कोई ना कोई तो फुल नेम होगा, उसकी जगह जो आप एब्रीविएशन इस्तेमाल करते हो, और वो एब्रीविएशंस क्या हो सकती हैं, सिंबल्स वगैरह हो सकती हैं। उन सिंबल्स की मदद से जो आप रिप्रेजेंट करते हो उस चीज़ को, ठीक है, उन सिंबल्स की मदद से जो रिप्रेजेंट करते हो उसको आप क्या कहते हो कि हमने उसको क्या लिखा है, केमिकल फार्मूला लिखा है। ठीक है, अब केमिकल फार्मूला जो है, जिस तरह आप एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हो सिंबल से, ठीक है, जिस तरह एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से, ठीक है ना, मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसको आप सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, उसको आप सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हो। जिस तरह मैं सोडियम की बात करती हूँ तो सोडियम को आप रिप्रेजेंट करते हो एन कैपिटल और स्मॉल ए से। ठीक है, बिल्कुल उसी ही तरह आप क्या करते हो, आप जो है जो कंपाउंड्स होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हो। किससे रिप्रेजेंट करते हो, कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हो केमिकल फार्मूला से। किससे रिप्रेजेंट करते हो, केमिकल फार्मूला से। ठीक है, इसी तरह ही आप कंपाउंड्स को भी किससे रिप्रेजेंट करते हो, केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हो। जिस तरह एलिमेंट्स जो हैं उनको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी तरह कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो केमिकल फार्मूला है ये हमें बताता क्या है, ठीक है ना, केमिकल फार्मूला हमें बताता क्या है। तो जो केमिकल फार्मूला होता है वो हमें क्या बताता है, केमिकल फार्मूला टेल्स अस, ठीक है, केमिकल फार्मूला हमें क्या बताता है, केमिकल फार्मूला टेल्स अस, केमिकल फार्मूला हमें बताता है कि किस किस्म के एटम्स हमारे पास किसी भी कंपाउंड में मौजूद है, यानी टाइप्स ऑफ एटम्स या फिर एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स। ठीक है, द टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट in a compound, the types of atom present in a compound। ठीक है, और सेकेंडली किस किस्म के एटम हमारे पास किसी भी कंपाउंड में मौजूद है। और दूसरे नंबर पे हमें ये क्या बताता है, ये बताता है रेशियो बताता है कंपाउंड में। ठीक है, जो एटम्स मौजूद है उनकी रेशियो क्या है, द रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स present in the compound। ठीक है, the ratio of different atom present in the compound, कि मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एटम्स मौजूद होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, कोई भी मेरे पास कंपाउंड है, ऑब्वियसली उसके अंदर डिफरेंट एटम्स मौजूद होंगे, मुख्तलिफ किस्म के एटम्स मौजूद होंगे, उसकी क्या बताता है, रेशियो बताता है। ठीक है, और इसी तरह कि हमारे पास किस किस्म के एटम्स किसी भी कंपाउंड के अंदर किस किस्म के एटम्स मौजूद है, टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, टाइप ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, और रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स इन अ कंपाउंड, के किस किस्म के एटम्स मौजूद है और उनकी रेशियो क्या है। ठीक है ना, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ सोडियम नाइट्रेट की, NaNO3 Na, ठीक है, Na सोडियम NO3। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, केमिकल फार्मूला है, ये हमारे पास क्या है, केमिकल फार्मूला है। और ये किसका केमिकल फार्मूला है, ये हमारे पास केमिकल फार्मूला है सोडियम नाइट्रेट का। किसका फार्मूला है, सोडियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला है। किसका फार्मूला है, सोडियम नाइट्रेट का केमिकल
फार्मूला है, ठीक है। ये हमें बताता है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ एटम, कौन कौन से एटम मौजूद हैं। हमारे पास सोडियम मौजूद है, ठीक है, सोडियम मौजूद है, और क्या है, नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है, सोडियम मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, और क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। और हमारे पास इनकी रेशियो क्या है, सोडियम की इनकी इसकी रेशियो देख लेते हैं, NaNO3। अब सोडियम की कितनी तादाद है, सिर्फ 1 सोडियम प्रेजेंट है तो 1 रेशियो, नाइट्रोजन कितना है, जस्ट 1 है तो 1:1, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है तो 1:1:3। इसकी ये है हमारे पास रेशियो। तो केमिकल फार्मूला हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास कौन से एटम्स मौजूद हैं, और दूसरा क्या बता रहा है कि इनकी रेशियो क्या है, ठीक है, इनकी रेशियो क्या है। तो ये केमिकल फार्मूला का थोड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब हम थोड़ी डिटेल में चलते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम केमिकल फार्मूला को लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब केमिकल फार्मूला को किस तरह लिखा जाता है, ये टॉपिक आपकी बुक में नहीं है कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला को हम किस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये टॉपिक आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसका पढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको डिटेल में नहीं ले जाऊँगी। जस्ट मैं आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे दूँगी कि आप केमिकल फार्मूला को किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। जस्ट मेन और ऊपर से ही थोड़ा सा समझा देती हूँ, इतनी डिटेल में नहीं जाते। ये जो टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, ये आपकी बुक में जो है नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो बस मैं आपको बेसिक सा बता देती हूँ। जस्ट मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मेरे पास है NaCl, ये सोडियम क्लोराइड जो हम लिखते हैं, तो हम Na पहले क्यों लिखते हैं और Cl बाद में क्यों लिखते हैं, ठीक है। यानी हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, ClNa, हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, लेकिन ये तरीका गलत क्यों है और ये तरीका ठीक क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो सबसे पहले रीज़न जो है वो हमारे पास ये है कि सोडियम जो है वो क्या करता है, हमें पता है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे देता है, वो क्लोरीन को देता है। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस शेल में, तो आखिरी शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देता है, ठीक है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो क्लोरीन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और हमें ये बात भी पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशी होती है उसको पहले लिखा जाता है, यानी Na को आप पहले लिखेंगे, ठीक है, और Cl को आप बाद में लिखेंगे। जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशी होती है ना उसको पहले लिखा जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज स्पीशी होती है ना उसको बाद में लिखा जाता है। ये एक हमारे पास रूल है कि आप पॉजिटिव चार्ज स्पीशी को पहले लिखोगे। कैटाइन को पहले, इधर मैं लिख लेती हूँ कि कैटाइन जो है वो आप पहले लिखोगे, ठीक है, कैटाइन जो है वो आप पहले लिखोगे, और जो एनाइन है उसको आप बाद में लिखोगे। जो एनाइन है उसको आप क्या करोगे, बाद में लिखोगे। कैटाइन पहले लिखोगे और एनाइन को आप बाद में लिखोगे। साइड बाय साइड लिखना है एक दूसरे के, ठीक है। Na और Cl को दोनों को इकट्ठा, ये भी नहीं कि Na यहाँ हो और Cl यहाँ पड़ा हो, दोनों को जो है लिखोगे इकट्ठा, लेकिन कैटाइन पहले आएगा और एनाइन जो है वो बाद में आएगा, ठीक है ना। तो आपने इसके अकॉर्डिंग दोनों को जो है लिख लेना है। उसके बाद आपने वैलेंसी शो करवानी है, वैलेंसी शो करवानी है, ठीक है, वैलेंसी शो करवानी है। वैलेंसी मतलब हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाए हुए हैं उस एटम ने, ठीक है ना। अब जैसे कि मेरे पास जो है NaCl है, Na के ऊपर जो है वो +1 है और Cl के ऊपर -1 है, ठीक है। दोनों ने क्या किया, जस्ट एक ही बॉन्ड के थ्रू दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब इस तरह ना मैं आपको एक और इसकी एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे अब Na है ना उसके ऊपर +1 है और Cl जो है ना उसके ऊपर -1 है, ठीक है ना। तो इनके चार्ज जो है ना उनको आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसका +1 यहाँ ले जाओ और इसका -1 यहाँ ले जाओ, कुछ इस तरह कि इसका -1 यहाँ आ जाएगा, +1 ऊपर ही रहेगा, और इसका -1 ऊपर ही रहेगा और इसका +1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास NaCl। अब +1 है तो इसलिए इसको हम +1 -1 है, 1 में है तो हम इसको शो इतना खास नहीं करते, ठीक है ना। तो कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी जो है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ये आपको एग्जाम्पल हो सकता है थोड़ी सी अजीब लग रही हो, एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ वाटर की। जिस तरह वाटर हमारे पास बनता है ना, देखो सेकंड स्टेप में मैं आपको क्या समझा रही हूँ। वाटर है, जैसे H2 है, हाइड्रोजन गैस है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, H2O बनेगा। अब इतना तो हमें पता है ना कि H2O की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। अब आप सबसे पहले ये देखो ना कि ऑक्सीजन है और उसके साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। अच्छा, ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन ना उसके पास ना मतलब कि ना उसके पास ना 2
लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। ये मैं लोन पेयर का कंसेप्ट आपको पहले भी दे चुकी हूँ। यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में, ठीक है ना। लोन पेयर्स जो हैं ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में, ठीक है। पार्टिसिपेट रिएक्शन में जो है ये क्या करते हैं, नहीं करते, पार्टिसिपेट जो है ये रिएक्शन में नहीं करते। लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके पास दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इधर इसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ इधर बनाया हुआ है और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ इधर बनाया हुआ है। हाइड्रोजन का खुद का अपना कितना बॉन्ड है, जस्ट एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन ने, ठीक है। इस हाइड्रोजन ने भी कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, जस्ट एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है। लेकिन ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ऑक्सीजन ने हमारे पास दो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ऑक्सीजन ने हमारे पास दो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ने हमारे पास दो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। तो हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन भी लिख लेते हैं और ऑक्सीजन भी लिख लेते हैं। अब हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाया हुआ है, जस्ट वन, और ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, +2, यानी दो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के दो बॉन्ड्स हो गए। अब इसके जो 2 है इसको इसके साइड पे लिख दो, और जो +1 है इसको इसके कॉर्नर पे लिख दो। दोनों को एक दूसरे के अपोजिट कॉर्नर्स पे लिखते होते हैं, ठीक है। तो इसका जो 2 है वो इधर हाइड्रोजन के बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाएगा, और इसका जो +1 है वो ऑक्सीजन के बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाएगा। तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, H2O। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, H2O। तो ये हमारे पास क्या बन गया, केमिकल फार्मूला बन गया। क्या बन गया, केमिकल फार्मूला बन गया। किसका केमिकल फार्मूला बन गया, वाटर का केमिकल फार्मूला बन गया, जो कि है H2O। होता ये है कि जो जितने बॉन्ड बनाता है ना उसको इसके ऊपर लिख लेते हो। जैसे हाइड्रोजन ने 1 बनाया बॉन्ड और ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बनाए, तो इसका +1 इसके कोने पे आ जाएगा और इसका +2 जो है ना वो हाइड्रोजन के इधर कोने पे आ जाएगा। और इस तरह जैसे H के साथ 2 लग जाएगा और +1 जो है वो ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, तो ये H2O बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास H2O का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब ये हमने सिंपल एग्जांपल्स ली हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया है, सिंपल एग्जांपल्स लिए हैं। इस तरह हम वो भी एटम्स ले सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हों एटम्स, ठीक है। ये तो बहुत छोटे से हमारे पास एटम्स थे ना, यानी 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। 2 और मोर देन 2 एटम्स, ठीक है। 2 और मोर देन 2 एटम्स, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे पास है एक और एग्जांपल ले लेते हैं ना, ठीक है ना। जैसे मेरे पास है SO4 नहीं लेते, ये वाली ले लेते हैं, Al2SO4, ठीक है। Al2SO4 और साथ में 3। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसका हम लोग केमिकल फार्मूला जो है कैसे बनाएंगे। इसका जो है हम केमिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे, इसके केमिकल फार्मूला बनाने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसका केमिकल फार्मूला कैसे बनेगा, ठीक है। अब इसके सबसे पहले हम लोग ना ये बताते हैं कि जो SO4 है ना, ठीक है ना, SO4 ना, ये जो सल्फेट है ना, ये हम इस तरह लिखते होते हैं, SO4-2 की फॉर्म में हम इसको लिखते होते हैं, ठीक है ना। अब इसकी स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसे बनाते होते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना लेती हूँ कि मेरे पास सल्फर होता है, ठीक है। सल्फर के 2 बॉन्ड्स जो है ऑक्सीजन के साथ होते हैं दोनों साइड्स पे, इधर भी और इधर भी, ठीक है। और एक बॉन्ड जो है उसने ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ होता है साइड पे, इस पे भी माइनस चार्ज होता है, इस पे भी माइनस चार्ज होता है। देखिए मैंने -2 लिखा हुआ है ना। और इस तरह एक और सल्फर है, सल्फर हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो एक यहाँ बनाया, एक मैं यहाँ बना लेती हूँ, ठीक है। एक इधर बना लेती हूँ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ठीक है। इधर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है और इधर भी ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस जो है, इधर माइनस कर लेती हूँ, ठीक है ना। और यहाँ प्लस का सिंबल कर लेती हूँ, ठीक है ना, ताकि आसानी हो जाए। इसको साफ कर लेती हूँ और इधर प्लस का सिंबल कर लेती हूँ, ठीक है। और इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है, ये हट गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है, सही है। और यहाँ भी मैं एक ऐसा ही स्ट्रक्चर कुछ बना लेती हूँ कि इधर ऑक्सीजन के साथ माइनस लगा देती हूँ, ठीक है ना। और साइड पे जो है मैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ जो है सल्फर का डबल बॉन्ड बना लेती हूँ, और यहाँ भी डबल बॉन्ड और यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ माइनस। अब कितने सल्फर थे, सल्फेट आयन थे, इसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं सल्फेट आयन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन। अब इसका हम लोग ना इसका केमिकल फार्मूला बना रहे हैं। हमारे पास सल्फेट आयन कितने हैं, हमारे पास सल्फेट आयन 3 हैं, 1 2 3। कितने सल्फेट आयन बन गए, 3 सल्फेट आयन हमने बना लिए। और Al2 कितने हैं हमारे पास, Al2 हमारे पास 2 हैं। Al2 हमारे पास कितने हैं, Al हमारे पास 2 हैं। इसको मैं किसी और मार्कर के साथ बना लेती हूँ, ठीक है, ताकि जो है कंसेप्ट एक अच्छे तरीके से समझ आ सके हमें, ठीक है। तो यहाँ एक मैं Al बना लेती हूँ, ठीक है। Al एक मैं यहाँ बना लेती हूँ, ठीक है। एक यहाँ Al बन गया, सही। अब हमें पता है ना सल्फर की वैलेंसी कितनी है। सल्फर जो है ना वो 6 बॉन्ड बनाता होता है, 6 बॉन्ड, ठीक है। तो सल्फर के क्या 6 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 1 2 3 4 5 6। सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6,
6 बॉन्ड, सल्फर की वैलेंसी 6, सल्फर ने 6 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, लेकिन ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब एल्यूमिनियम जो है ना उसके पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके पास क्या है, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स देने की ताकत रखता है। तो ये कहेगा मेरे पास तो वैसे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूँ, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये किसको दे देगा, इस वाले ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक है, इस तरह कर लेगा। सही। तो एक और एल्यूमिनियम है वो यहाँ पड़ा है, एक और एल्यूमिनियम यहाँ पड़ा है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक है। इसने क्या किया, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, और एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया। इस एल्यूमिनियम ने, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक इस ऑक्सीजन को दिया, एक इस ऑक्सीजन को दिया, और एक इस ऑक्सीजन को दिया। इस वाले एल्यूमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिया, और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिया। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, और हमारे पास टोटल इसने 3 के 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। अब 2 एल्यूमिनियम है, तो दोनों के दोनों एल्यूमिनियम ने क्या किए, अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, शेयर कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। और किसको शेयर कर दिए, इन्होंने, इन दोनों ने अपने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, शेयर कर दिए, अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को शेयर कर दिए। तो यहाँ हम कुछ सीखने को मिला, ठीक है, यहाँ हमें कुछ सीखने को मिला है। हम देखते हैं कि हमें क्या सीखने को मिला है, ठीक है। हमने देखा कि हमारे पास जो एल्यूमिनियम है उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। एल्यूमिनियम जो है ना, एल्यूमिनियम, ठीक है, उसने हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, उसने हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ठीक है। इसी तरह जो SO4 है ना, SO4 जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो है -2, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, -2, ठीक है। तो अभी जो -2 है वो एल्यूमिनियम के कॉर्नर पे आ जाएगा, और इसका जो +3 है वो ऑक्सीजन के 4 के साथ चला जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही थी, मैंने आपको ये समझाया कि एल्यूमिनियम जो है उसके पास +3 थे, ठीक है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इसी तरह मेरे पास SO4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, ठीक है। अब इसका जो -2 है ना वो इसके एल्यूमिनियम के कॉर्नर पे आ जाएगा, और इसका जो +3 है वो इधर ऑक्सीजन के कॉर्नर पे आ जाएगा। अब 3 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, और ना ही 3 4 के साथ प्लस होगा, और ना ही 3 4 के साथ डिवाइड होगा। 3 4 के साथ फिर क्या होगा ये हमने देखना है। तो एल्यूमिनियम जो है उसके साइड पे क्या आ जाएगा, ये 2 जो है वो एल्यूमिनियम के पास आ जाएगा, तो ये Al2 बन जाएगा, ठीक है। इधर हम क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट, ब्रैकेट में SO4, और ये जो 3 आया है ना इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इसको बस ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिख लेना है, इसको बाहर ब्रैकेट के लिख लेना है। ऐसे नहीं करना कि 4 3 टाइम्स 12 कर लें, इस तरह नहीं करना। ये 3 जो आया है ना उसको बाहर ब्रैकेट के लिख लेना है, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे 3 को इस तरह, और Al के साथ जो है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और SO4 और 3 जो है वो बाहर बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा केमिकल फार्मूला। क्या बन जाएगा, केमिकल फार्मूला। किसका केमिकल फार्मूला बन जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम सल्फेट का हमारे पास क्या बन जाएगा, केमिकल फार्मूला बन जाएगा। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल भी बहुत ही मज़े की एग्जाम्पल है। ऑब्वियसली आप जब एग्जाम्पल को देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाह मज़ा आ गया। अब देखिए ये तो एल्यूमिनियम सल्फेट की मैंने आपको एग्जाम्पल दी है ना, ठीक है ना। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं ऊपर लिख भी लेती हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है ना, मैं ऊपर लिख भी लेती हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये हमारे पास क्या था, एल्यूमिनियम सल्फेट था, क्या था, एल्यूमिनियम सल्फेट था, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट की एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अब कौन सी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कैल्शियम फॉस्फेट की एग्जाम्पल, Ca3, ठीक है, Ca3PO4 की पावर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं, इसका केमिकल फार्मूला किस तरह बनाएंगे हम, ठीक है। अब इसका केमिकल फार्मूला हम किस तरह बनाएंगे, इसका केमिकल फार्मूला किस तरह होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं केमिकल फार्मूला। तो इसका केमिकल फार्मूला अब हम देख रहे हैं। हमें पता है जो PO4 है ना, PO4, इसको हम किस तरह लिखते होते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक फॉस्फेट आयन है, क्या है हमारे पास, एक फॉस्फेट आयन है, क्या है हमारे पास, एक फॉस्फेट आयन है। और इस फॉस्फेट आयन को हम किस तरह लिखते होते हैं, PO4-3, PO4-3 की फॉर्म में हम फॉस्फेट आयन को लिखते होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। मेरे पास फास्फोरस है,
इधर इधर इधर। फास्फोरस जो है वो हमारे पास कितने बॉन्ड्स बनाता है? फास्फोरस की जो वैलेंसी है वो क्या है? वो 5 है, ठीक है। फास्फोरस की वैलेंसी 5 है तो वो 5 बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है। इधर भी फास्फोरस और इधर भी फास्फोरस, फास्फोरस की वैलेंसी 5 है तो ये 5 बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है, 5 बॉन्ड बनाएगा। फास्फोरस जो है वो 5 बॉन्ड्स बनाएगा। इधर मैं ऑक्सीजन लिख लेती हूँ, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी और इधर भी। इन ऑक्सीजन पे क्या है? माइनस के सिंबल्स हैं, माइनस का चार्ज है, सॉरी सिंबल्स मैंने बोल दिए हैं। इन ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? माइनस चार्ज है, ठीक है। इन ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? माइनस चार्ज है। अब इनके दरमियान क्या होगा? ऊपर कैल्शियम आ जाएगा, इधर भी कैल्शियम आ जाएगा, इधर भी कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है। और ये कैल्शियम क्या करेगा? इनके दरमियान क्या डेवलप करेगा? ये इसके साथ इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। इस ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये जो कैल्शियम है ये इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मैं इधर बड़ा सा एरो लगा लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये इसको भी डोनेट करेगा। ये मैंने एरोज इसलिए लगाए हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये डोनेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देगा, इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स इनको डोनेट कर देगा, ठीक है। तो अब कैल्शियम जो है इसने इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसने इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसने इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए। तो मतलब कैल्शियम जो है वो एक्चुअली ग्रुप 2 का है। पीरियोडिक टेबल आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ग्रुप 2 क्या होता है। और ग्रुप 2 वाले जो है ग्रुप 2 का है, तो इसलिए ये क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ग्रुप 2 का है और 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है कैल्शियम, ठीक है। Ca जो है कैल्शियम है। और कितने कैल्शियम है हमारे पास? 3 कैल्शियम है, 1 2 3। और फॉस्फेटाइन हमारे पास कितने हैं? 2। एक फॉस्फेटाइन ये रहा और एक फॉस्फेटाइन ये रहा। 2 फॉस्फेटाइन है और हमारे पास 3 कैल्शियम है, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे बना लिए हैं, सही। तो हमारे पास जो है Ca जो है वो 2 डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसकी वैलेंसी +2 है। और जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी -3 है, ठीक है। तो इस तरह ये इसके कॉर्नर पे चला जाएगा और +2 इसके कॉर्नर पे चला जाएगा। तो हमारे पास इसका फार्मूला कुछ यूँ हो जाएगा, यानी Ca, ठीक है, Ca3PO4 और ब्रैकेट के बाहर 2 लिख लेंगे हम, ठीक है। देख लेते हैं केमिकल फार्मूला की टाइप्स के। कितनी टाइप्स है हमारे पास केमिकल फार्मूला की? हमारे पास केमिकल फार्मूला की 2 टाइप्स है, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो शो करता है सिंपलेस्ट रेशियो एटम्स की किसी भी कंपाउंड के अंदर, यानी कि कंपाउंड के अंदर एटम्स की जो सिंपलेस्ट रेशियो होती है वो कौन शो करता है? वो एम्पेरिकल फार्मूला शो करता है। हो भी सकता है ये एक्चुअल फार्मूला और नहीं भी हो सकता है एक्चुअल फार्मूला, ठीक है ना। यानी एम्पेरिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है जो एटम्स की क्या करता है? सिंपल से सिंपल रेशियो शो करता है। और ये एक्चुअल फार्मूला हो भी सकता है और एक्चुअल फार्मूला नहीं भी हो सकता। लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो जो है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो करता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, कि हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने हैं वो कौन शो करता है? वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करता है। जिस तरह मैं एग्जांपल दूँ C6H6 की, तो इसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो ये मेरे पास एक्चुअल नंबर्स एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल में कितने मौजूद है? 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। और ये एक्चुअल नंबर कौन शो कर रहा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। जबकि एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो शो करता है, जो कि हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक्चुअल रेशियो शो करता है, ठीक है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में हमें बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, कि हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। और जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। क्या बताता है? सिंपलेस्ट रेशियो बताता है हमें, ठीक है। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है और ये सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की कौन सी एग्जांपल्स हो जाएंगी? हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जांपल है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, C6H6, बेंजीन, C4H8, ब्यूटेन, ठीक है, C6H12O6, ये हमारे पास ग्लूकोज है, H2O,
ये हमारे पास वाटर है। इस तरह एम्पेरिकल फार्मूला की भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, लेकिन हम पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला के थ्रू एम्पेरिकल फार्मूला को समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह मेरे पास एग्जांपल है C4H10 की, तो इसको मैंने अब एम्पेरिकल फार्मूला में लिखना है। तो इसको एम्पेरिकल फार्मूला में मैं किस तरह लिखूंगी, अब मैं इसकी एम्पेरिकल फार्मूला बना रही हूँ। अब देखिए ना, ये जो C4H10 है ना, ये असल में क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहा है ना कि इसमें 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। इसमें बता रहा है H2O2 में बता रहा है 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है। C6H6 में बता रहा है 6 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है। ब्यूटेन में बता रहा है C4H8 में बता रहा है 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। इस तरह वाटर में बता रहा है H2O में बता रहा है 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इस तरह जो मेरे पास ग्लूकोज है उसमें बता रहा है 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो ये हमें एक्चुअल अमाउंट बताते हैं। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना, वो हमें एक्चुअल अमाउंट बता रहा है कि 2 का हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन। एक्चुअल नंबर बताता है एटम्स के एक्चुअल नंबर्स में कितने हैं, ठीक है ना। जैसे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, इसका C4H10 है, मॉलिक्यूलर फार्मूला 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। अब मैंने इसको एम्पेरिकल में कन्वर्ट करना है। अब मैंने इसको एम्पेरिकल में कन्वर्ट करना है, तो एम्पेरिकल में क्या करूँगी मैं, जो हमारे पास C4H10 है ना, इसका 4 ऊपर लिख लूँगी और 10 नीचे लिख दूँगी। कैंसर टेबल ले जाऊँगी, 2 2 4 2 5 टाइम्स 10, 2/5 आ जाएगा, यानी कि 2 कार्बन है, ठीक है, C2 और 5 हाइड्रोजन है, C2H5। तो ये क्या है, ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है। अब एक्चुअल फार्मूला क्या था, एक्चुअल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला था C4H10 और जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो क्या है इसका, C2H5, ठीक है, C2H5 है हमारे पास। सही है ना, आपको इस कंसेप्ट की समझ आ रही होगी, आई होप। सॉरी, C4H8 को मैंने आपको ब्यूटेन बता दिया था। एक्चुअली ये ब्यूटेन नहीं है, ये ब्यूटीन है, ठीक है, ये ब्यूटेन नहीं है, ये क्या है, ब्यूटीन है। मैंने गलती से ब्यूटेन बोल दिया है, C4H8 ब्यूटीन है, ब्यूटेन नहीं है, ठीक है। तो C2H5 जो है वो मेरे पास क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला हुआ। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो ये था। अब मैं ले लेती हूँ बेंजीन की एग्जांपल, ठीक है, बेंजीन की। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो मेरे पास बेंजीन का है वो है C6H6। अब मैंने इसका क्या लिखना है, एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है। अब मैंने इसका क्या लिखना है, एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है। तो एम्पेरिकल फार्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा, मैंने 6/6 करना है, 6 1 टाइम्स 6, 6 1 टाइम्स 6, 1:1 आ जाएगा, यानी C भी 1 है और H भी 1 है। तो मेरे पास ये C1 और H1, C1 और H1 ये दोनों मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ये क्या शो कर रहे हैं, ये मेरे पास एम्पेरिकल फार्मूला शो कर रहे हैं। और ये जो है मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का। ये सिंपलेस्ट रेशियो शो कर रहा है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म शो कर रहा है, जबकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट कितने कार्बन है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, और ये शो कर रहा है 1 ही कार्बन 1 ही हाइड्रोजन। ये एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं H2O2 की। H2O2 जो है ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। और ये मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है मेरे पास। ये मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसी का मैंने क्या करना है, एम्पेरिकल फार्मूला बनाना है, एम्पेरिकल फार्मूला, इसी का ही मैंने एम्पेरिकल फार्मूला बनाना है। तो मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, H2O2, इस तरह भी मैं लिख सकती हूँ, 2 1 टाइम 2, और ये भी 2 1 टाइम 2, ठीक है। या फिर मैं इस तरह भी कर सकती हूँ, दोनों 2 को डिवाइड कर दूँ, 1/1 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, HO बन जाएगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, HO बन जाएगा। और ये जो HO है ये क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है, रिड्यूस्ड फॉर्म है, और ये मेरे पास क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला है। मेरे पास ये क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला है। इस तरह हम और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। इस तरह मेरे पास एग्जाम्पल है ग्लूकोज की, ठीक है, मैं ग्लूकोज की भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ आपको, C6H12O6। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्यों, क्योंकि 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन एक्चुअल शो कर रहा है नंबर, क्या शो कर रहा है,
एक्चुअल नंबर शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है मेरे पास? एक्चुअल नंबर शो कर रहा है मेरे पास। अब इसका मैं एम्पेरिकल फार्मूला लिखूंगी, तो एम्पेरिकल फार्मूले में मैं क्या करती हूँ? सिंपलेस्ट रेशियो करती हूँ। एम्पेरिकल फार्मूला में मैं सिंपलेस्ट रेशियो बनाती हूँ, तो सिंपलेस्ट रेशियो में क्या होगा? 6 है, 12 है और 6 है। तो इस पर मैं कौन सा टेबल लेके जाऊँ जो इन तीनों को कैंसिल कर दें? तो 6 1 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12 और 6 1 टाइम्स 6। तो CH2 और ये O, CH2O, ये मेरे पास क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला है। और ये किसका एम्पेरिकल फार्मूला है? ये एम्पेरिकल फार्मूला है मेरे पास ग्लूकोज का। ठीक है, तो जो क्या कर रहा है? सिंपलेस्ट रेशियो शो कर रहा है। ठीक है, इस तरह मेरे पास C4H8 है, C4H8 है। और इस पे मैं टेबल लेके जाऊँ, 4 ऊपर 8 नीचे, for 1 टाइम्स 2, for 2 टाइम्स 8, 1:2, यानी C1H2। ये मेरे पास क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। इस तरह कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स मेरे पास ऐसे भी हैं जिनका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है। जिस तरह मैं बात करूं H2O की, तो H2O की रेशियो जो है वो है 2/1, ये कैंसिल नहीं होते, तो ये H2O ही आएगा। तो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी है और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। ठीक है, इस तरह मैं बात करूं सिलिकॉन SiO2, इस तरह मैं बात करूं SiO2, तो SiO2 इसकी जब मैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करूं, तो जब मैं SiO2 की बात करूं तो वो मेरे पास क्या आता है? 1:2। तो ये SiO2 ही बनता है, इसका भी एम्पेरिकल फार्मूला भी वही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है, दोनों सेम है। इस तरह मैं बात करूं, मैं कोई और एटम ले लेती हूँ, जिस तरह मैं P3N5 ले लेती हूँ, P3N5 ले लेती हूँ, तो 3/5, ठीक है, P के साथ 3 आएगा दोबारा, N के साथ 5 ही आएगा। तो इसका भी एम्पेरिकल फार्मूला भी वही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों क्या है? सेम ही है। इसकी भी वही आई है रेशियो, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वही एम्पेरिकल फार्मूला, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वही एम्पेरिकल फार्मूला, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वही एम्पेरिकल फार्मूला आया है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होते हैं, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, जबकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में हमें आगाही देता है। ठीक है, तो यही था हमारा आज का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।